प्यारे मित्रों, मेरे प्रणाम। मैं स्वामी शून्य प्रकाश ओशो ओम प्रकाश पीठ भीमताल नैनीताल से। अभी आपने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि जो हमारे भारत में चारों ओर अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं को लेकर जो एक आंदोलन छिड़ गया है और बहुत बड़ी जनता इस बात की मांग कर रही है कि अरावली पर्वत को, उनकी श्रृंखलाओं को बचाया जाए। एक तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्यारे मित्रों, मैं आपसे ज़्यादा न कुछ कहकर कुछ छोटी छोटी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात ये, मैं 1954 की एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ आपको। यहाँ नैनीताल जिले में जब यह उत्तर प्रदेश 2 में बंटवारा नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड इससे अलग नहीं हुआ था, यह उस समय की बात है 1954 की। यहाँ तराई क्षेत्र में एक स्थान है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता था, सितारगंज। सितारगंज एक बहुत बड़ा मैदानी तराई क्षेत्र है जहाँ पर सब ओर से आकर के लोग बसे थे। सरकार ने जमीनें दी थी, उन पर खेती बाड़ी करते थे। उनके खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहाड़ और जंगल नज़दीक है, तो यहाँ नीलगायें बहुत थीं। और वो नीलगायें एक बड़े जानवर की तरह होती हैं और खेतों को बर्बाद कर देती हैं, वो चर के, खा करके। तो यहाँ के रहने वाले लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। सरकार से फरियाद की कि इनको मार दिया जाए या इनको पकड़ लिया जाए या हमें इनसे निजात दिलाई जाए। मौजूदा सरकार ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और लोगों को नुकसान मिलता रहा। लोगों ने फिर फरियाद की कि क्या किया जाए। तो सरकार ने एक युक्ति निकाली, अगर उन्हें पकड़वाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, तो एक अलग आंदोलन छिड़ जाता और सरकार का निष्पतन होने की संभावना थी। तो एक महीनों कवायद चली, सिलसिला चला, और वो ये चला कि सितारगंज के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में नील घोड़ों ने खेत बर्बाद करने शुरू कर दिए। लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि वहाँ घोड़े हैं, जंगली घोड़े हैं, और जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ समय बाद वे सब नील गायें पकड़वा ली गईं, या उन्हें गोली मार दी गई, या उन्हें पकड़वाने के बाद मरवा दिया गया। वो सारी उस क्षेत्र से नील गायें मार दी गईं, हटा दी गईं, खत्म कर दी गईं, और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई इतराज नहीं उठाया, क्योंकि वहां गायें नहीं मारी गई थी, वहां घोड़े मारे गए थे। तो घोड़ों को तो मार लो, किसको आपत्ति है? अगर वो नील गायें करके मार जाती तो निश्चित रूप से पब्लिक एक विद्रोह कर देती, इतराज उठाती कि गाय तो हमारी माता है और आप उसको मार रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है, जब कुछ अच्छी चीज़ें हमें हटानी होती हैं
तो उनका हम नाम बदल देते हैं, और नाम बदल के बड़ी आसानी हो जाती है, और उसे हम संसाधन, सुविधा, विकास इत्यादि का नाम दे देते हैं। प्यारे मित्रों, आज कुछ इन प्रबंध श्रृंखलाओं को, अरावली की, हटाने के संबंध में या उसे खत्म करने के संबंध में केवल एक सामने हमारे जो रखा जा रहा है वो आज विकास रखा जा रहा है। आप जानना चाहते हैं मुझसे, आप पूछ रहे हैं कि मैं कुछ, मेरा क्या इसमें वो है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विकास नहीं चाहिए? क्या आपको संसाधन नहीं चाहिए? क्या आपको सुविधाएं नहीं चाहिए? यहाँ किसको सुविधाएं, किसको संसाधन, विकास नहीं चाहिए? यहाँ कौन ऐसा है जो समृद्ध नहीं होना चाहता और सुविधाओं एवं संसाधनों को अर्जित नहीं करना चाहता? हर कोई करना चाहता है, निश्चित रूप से होनी चाहिए, मैं भी सहमत हूं इस बात से। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपनी धरती को ही मिटाकर उन संसाधनों को इकट्ठा करना चाहेंगे, उन सुविधाओं को जुटाना चाहेंगे? प्रकृति के बीच में, मैं यहां वर्षों मुझे हिमालय में हो गए हैं, ये मुझसे पूछिए आपको कि हिमालय और ये जंगल, ये भूमि, ये जीवन में इसकी क्या भूमिका है, हमें ये क्या देते हैं? मेरे देखे प्राकृतिक माहौल, पर्वत इत्यादि हमारे जीवन यापन में, हमारे रहन सहन में, हमारे जीवन की तमाम व्यवस्थाओं में बेहद सहयोगी होते हैं। आपका ये ओशो आश्रम भीमताल में पूरे जंगल के बीच में बना हुआ है, और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने यहाँ कोई पेड़ नहीं काटा है, जबकि यहाँ के निर्माण में मैं पेड़ काट सकता था। अरे पेड़ नहीं तो ज़्यादा टहनियाँ तो काट सकता था। मैंने कोई पेड़ नहीं काटे, मैंने कोई टहनी नहीं काटी। यहाँ प्रकृति ने मुझे जिस तरह का समतल जितनी भूमि दी थी, क्योंकि यहाँ टेरेस में होता है सब। टेरेस कई बार चौड़ी होती है, लंबी होती है, कई बार छोटी होती है। तो मैंने कभी यहाँ ये प्रयास नहीं किया कि आश्रम का निर्माण करने के लिए मैं उन टेरेस को चौड़ा करूं, लंबा करूं, कटाई करूं। मुझे यहाँ जो जैसा मिला मैंने उतने ही भूमि पर यहाँ उसी तरह से निर्माण किया। कोई टहनी नहीं काटी, कोई वृक्ष नहीं काटा गया, पेड़ नहीं काटा गया, कोई पहाड़ी का कटान नहीं किया गया। और आज जितने भी मित्र यहाँ आश्रम में आते हैं वे अवाक रहते हैं कि यहाँ कमरों के बीच में पेड़ हैं, डाइनिंग हॉल के बीच में पेड़ हैं, हमारे रहने सहने के जो हैं उनके बीच में पेड़ हैं, आपका ध्यान मंदिर बना है उसके साथ पेड़ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसके साथ पेड़ हैं। हमें जो जैसा मिला था हमने उसी में अपनी सुविधानुसार अपनी व्यवस्थाएं बनाई। मेरा सिर्फ आपके बीच में इतना भर कहना है कि हमें सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, विकास चाहिए, तो हम प्रकृति की हत्या क्यों करते हैं? सबसे पहले हमारे बीच में हमें अंदर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि एक तरफ तो कहते हैं कि भारत भूमि हमारी माँ है। ये कैसी मातृभूमि है भाई हमारी? हम उसकी मातृभूमि, अपनी माँ की छाती को ही फाड़ने में लगे रहते हैं, चीरने में लगे रहते हैं, बर्बाद करने में लगे रहते हैं, तहस नहस करने में लगे रहते हैं। ये कैसी हमारी सोच है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, क्या प्रकृति को बचाकर हम अपने सुविधाएं, अपने संसाधन नहीं निर्मित कर सकते? मेरे देखे ऐसा तो है नहीं। क्या विकास प्रकृति को बचा के नहीं हो सकता? क्या हम अपने स्वार्थ में इतने भूल जाते हैं कि हम अपने ही पैरों के नीचे से मिट्टी सरका लेते हैं और फिर हम रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं कि ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रकृति तो अपने स्वरूप में होती है ना, वक्त आने पे वो बिखरती है, फैलती है। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं, यहां अच्छी अच्छी बातों को के लिए
या अच्छी अच्छी बातों को बचाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को बचाने के लिए या आम आदमी को ही क्यों हल्ला मचाना पड़ता है? ये हमारी सरकारें किस बात के लिए होती हैं? ये हमारी सरकारों की भूमिका नहीं है? इन सरकारों का कोई योगदान नहीं होना चाहिए? हम हल्ला मचाएं, मेरा पैर दब रहा है, मेरी छाती पर पत्थर आ गया है, मैं हल्ला मचाऊं तो ही क्या आप जो है उस पत्थर को आने से रोकेंगे? मेरे ऊपर पत्थर ना आए, क्या उसको रोकने की व्यवस्था आप पहले से नहीं कर सकते? मनुष्य जाति के लिए, मानव जीवन के लिए, रहन सहन के लिए क्या उपयोगी है, क्या सुविधाजनक है, क्या विधायक है, इस क्षेत्र में, इस विषय पर हमारी सरकारों को सोचना ही नहीं चाहिए, हमारी सरकारों को काम करना चाहिए। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको काम करना चाहिए। किसी पूंजीवादी व्यक्ति से, पूंजीपति व्यक्ति से या उसके लाभ को